अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने ओस्मो रेगुलेशन इन डिफरेंट इन्वायरमेंट में से दूसरा टॉपिक हमने पिक किया था, उसको हमने देखा था और वो टॉपिक हमारा था फ्रेश वाटर में रहने वाले जो एनिमल्स हैं उनके अंदर ओस्मो रेगुलेशन कैसे होती है। अब हम अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। ये सारा टॉपिक मैंने आपको लास्ट लेक्चर में करवाया है। नेक्स्ट हमारा जो थर्ड कैटेगरी है ओस्मो रेगुलेशन इन डिफरेंट इन्वायरमेंट में, वो है ओस्मो रेगुलेशन इन टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट। टेरेस्ट्रियल कहते हैं खुश्की पर रहने वाले। इसको हम आसान वर्ड में लिखें, यहां मैं एक वर्ड ऐड कर रहा हूं ड्राई। ड्राई इन्वायरमेंट में रहने वाले, खुश्की पर रहने वाले। पानी में रहने वाले दो तरह के एनिमल्स थे, फ्रेश वाटर में रहने वाले या सॉल्टी वाटर या मरीन वाटर में रहने वाले, वो हमने देख लिया। अब हम देख रहे हैं टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट में या ड्राई इन्वायरमेंट में रहने वाले, खुश्की पर रहने वाले जानदार, उनके साथ क्या मामला होता है और उनकी बॉडी के अंदर ओस्मो रेगुलेशन किस तरह से होती है। हमने ये सारा जो है इसी टॉपिक के अंदर डिस्कस करना है। टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट है खुश्की का इन्वायरमेंट जिसमें हम रह रहे हैं। जैसे हम पानी से बाहर रहते हैं, पानी से बाहर और दूसरे जानदार भी रहते हैं, बहुत सारे वर्टिब्रेट्स हैं, बहुत सारे जो है वो इंसेक्ट्स हैं और इसमें मैमल्स भी हैं और इसमें बर्ड्स भी हैं। आप जानते हैं डिफरेंट इन्वायरमेंट के जो है वो डिफरेंट तरह के जो मैमल्स हैं, एनिमल्स हैं, वो खुश्की पर रहते हैं, हमारे साथ रहते हैं। तो इस ड्राई इन्वायरमेंट में ना बहुत ज्यादा जो है वो ये इसे समझे सख्त इन्वायरमेंट है इस लिहाज से। क्यों? क्योंकि इस मेजर प्रॉब्लम जो है वो क्या है कि डिहाइड्रेशन का प्रॉब्लम है। ये मेजर प्रॉब्लम है, वाटर लॉस, वाटर शॉर्टेज, डिहाइड्रेशन। अब ये डिहाइड्रेशन का जो वर्ड है, डी मीन एब्सेंट, हाइड्रेशन मीन वाटर, वाटर का एब्सेंट होना, वाटर शॉर्टेज। अब आसान अल्फाज में डिहाइड्रेशन को समझने के लिए ये वर्ड लिखेंगे साथ में, वाटर शॉर्टेज, डिहाइड्रेशन। ये तमाम एनिमल्स जो टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में रहते हैं, जो खुश्की पर रहते हैं, इंक्लूडिंग वी फेस दिस प्रॉब्लम ऑफ डिहाइड्रेशन। और हम इसको पूरा करने के लिए हम एक्सेस या एक्स्ट्रा वाटर या एक्स्ट्रा पानी हम पीते हैं और ये पीना हमारे लिए जरूरी है। अगर हम इस पानी को नहीं पिएंगे तो क्या होगा कि हम डिहाइड्रेट हो जाएंगे, हमारे अंदर पानी की कमी हो जाएगी जो हमारे बॉडी के लिए नुकसानदेह है। तो सबसे पहले टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में हम देख रहे हैं प्रॉब्लम्स को। प्रॉब्लम्स में सबसे पहले हमने देखा डिहाइड्रेशन को, मैं इसको पहला नंबर देता हूं। उसके बाद है इवेपोरेटिव कूलिंग या इवेपोरेटिव लॉस, इवेपोरेटिव वाटर लॉस, यानी जैसे आपने प्लांट्स में देखा है, प्लांट्स भी जाहिर है खुश्की पर पाए जाते हैं और डिफरेंट एनिमल्स हैं जो जिनकी जो है वो सरफेस जो है वो सनलाइट से डायरेक्ट एक्सपोज है। सनलाइट जो है वो क्या करती है, वो हीट प्रोड्यूस करती है, उसकी वजह से यहाँ सरफेस से, प्लांट्स की सरफेस से या डिफरेंट सरफेसेस जो जानदारों की हैं वहाँ से पानी जो है वो उड़ता है, वेपोरेट होता है, बुखारात बन के उड़ जाता है। तो वो भी एक प्रॉब्लम है कि इवेपोरेटिव कूलिंग है, तो इसकी वजह से भी डिहाइड्रेशन हो जाती है। और दूसरा हमारे मेटाबॉलिज्म के अंदर भी हमें जो है वो पानी दरकार होता है। मेटाबॉलिज्म होने के लिए भी उसके अंदर पानी की ज़रूरत पड़ती है, तो पानी वहाँ भी खर्च होता है, तो हमें बाहर से पानी लेना पड़ता है ताकि डिहाइड्रेशन ना हो। तो प्रॉब्लम क्या है, मेजर प्रॉब्लम है डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन किस वजह से है, इवेपोरेशन की वजह से है या मेटाबॉलिज्म के अंदर जो है वो पानी के इस्तेमाल होने की वजह से वाटर का शॉर्ट हो जाना बॉडी के अंदर, उसको डिहाइड्रेशन कहते हैं। तो आपको अच्छी तरह समझ आ जाना चाहिए टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में रहने वाले जो जानदार हैं उनको मेजर प्रॉब्लम है वो डिहाइड्रेशन की, यह आपने जहन में रखना है। अब हम आगे डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम को जहन में रखते हुए डिफरेंट स्ट्रेटजीज डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के अंदर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लेके चलते हैं, हमारे पास दो तरह की कैटेगरीज यहाँ पर मेंशन की गई हैं। नंबर 1 पे है आर्थ्रोपोड्स। आर्थ्रोपोड्स, आर्थ्रोपोडा, फाइलम आर्थ्रोपोडा आपने पढ़ा हुआ है, चैप्टर नंबर 10 बुक 1 फर्स्ट ईयर में आप पढ़ के आए हैं। आर्थ्रोपोड्स, फाइलम आर्थ्रोपोडा के अंदर वहां पे आपने इसकी सबसे बड़ी क्लास पढ़ी थी जो इंसेक्टा के नाम से आती है। ये इंसेक्ट्स जो आर्थ्रोपोडा के अंदर शामिल है। अब इन्होंने इस प्रॉब्लम को कोप अप करने के लिए, क्योंकि ये खुश्की पर पाए जाते हैं आर्थ्रोपोड सारे के सारे, वेल अडॉप्टेड हैं दोनों के दोनों, आर्थ्रोपोड्स भी और वर्टिब्रेट्स भी। वर्टिब्रेट्स में हम आते हैं, आप अपनी एग्जांपल ले लें, हमारी एग्जांपल ले लें, और आर्थ्रोपोड में हम इंसेक्ट्स की एग्जांपल ले रहे हैं। आर्थ्रोपोड्स में दूसरे ऑर्गेनिज्म भी आते हैं कुछ, इसमें कुछ ऐसे हैं जो आर्थ्रोपोड्स के जो पानी में भी रहते हैं, लेकिन हम यहाँ पे खुश्की पर रहने वाले हैं जो उनको देख रहे हैं वो हैं
हमारे पास इंसेक्ट्स, तो उसी की एग्जांपल देख रहे हैं। वर्टिब्रेट्स में हम देखेंगे, हम अपने आप को देखेंगे, हम कुछ और एनिमल्स को देखेंगे। तो बेसिकली जो स्ट्रेटजीज हैं टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में रहने वाले एनिमल्स के अंदर जो प्रॉब्लम्स को कम करने के लिए उन्होंने अडॉप्ट की हैं, वो है जो बेसिक वर्टिब्रेट्स और आर्थ्रोपोड्स की बात करें, ये वर्टिब्रेट्स और आर्थ्रोपोड्स वो सक्सेसफुल ग्रुप हैं जो वर्टिब्रेट और आर्थ्रोपोड्स में कुछ कैटेगरीज ऐसी हैं जो टेस्ट एनवायरनमेंट के लिए बेस्ट अडॉप्टेड हैं। बेहतरीन तरीके से ये वर्टिब्रेट्स और आर्थ्रोपोड्स टेस्ट एनवायरनमेंट में अडॉप्ट कर चुके हैं, रह सकते हैं और सर्वाइव कर सकते हैं और अपने नस्ल को आगे बढ़ा सकते हैं। तो हम इन्हीं की एग्जांपल ज़्यादा फोकस करेंगे। आर्थ्रोपोड्स के अंदर मैंने कहा इंसेक्ट्स को देखेंगे। आर्थ्रोपोडा की कुछ कैटेगरीज हमने जो है वो मैरीन एनवायरनमेंट में भी पढ़ी हैं और फ्रेश वाटर में भी पढ़ी हैं। हम यहाँ पर देख रहे हैं इंसेक्ट्स को। इंसेक्ट्स जो हैं वो तकरीबन जो है वो ड्राई एनवायरनमेंट में पाए जाते हैं। ये ड्राई एनवायरनमेंट का एक मेजर पार्ट है। तो ये इंसेक्ट्स जो हैं इनके पास वैक्सी एक्सोस्केलेटन होती है। अगर आपको मैं याद करवाऊँ, थोड़ा सा पीछे हम जाएं, फर्स्ट ईयर के चैप्टर नंबर 2 में जब हम लिपिड्स को पढ़ रहे थे तो लिपिड्स के अंदर हमने वैक्स वाला जो टॉपिक पढ़ा था वहां पे हमने इसको कंसर्न किया था कि वैक्सी एक्सोस्केलेटन डिफरेंट इंसेक्ट्स के अंदर मौजूद होती है। मैं फिर आपको याद कराऊं कि ये वैक्सी एक्सोस्केलेटन का जो कॉन्टेस्ट है ये आपने प्लांट्स के अंदर भी पढ़ा हुआ है, तो इंसेक्ट्स के हवाले से हमने इसको देखा है। तो यहाँ पर वैक्सी एक्सोस्केलेटन, एक्सोस्केलेटन आउटर स्केलेटन को कहते हैं, आउटर स्केलेटन यानी बाहर वाला स्केलेटन। जैसे आपने डिफरेंट और इंसेक्ट्स के अंदर देखा है उनके बाहर की जो खोल होता है उनके ऊपर वो बड़ा चमकदार सा शाइनी सा होता है। क्यों शाइनी सा होता है? क्योंकि वो वैक्स का बना होता है। वैक्स एक ऐसा मटेरियल है जो कि ज़्यादातर जो है वो इंसेक्ट्स जो वाटरप्रूफ मटेरियल के तौर पे इस्तेमाल होता है। तो ये वाटरप्रूफ एक्सोस्केलेटन है, ये पानी को सरफेस से इवेपोरेट नहीं होने देता। लाइट पड़ती है वैक्सी एक्सोस्केलेटन पे और वापस पलट जाती है, अब्जॉर्ब नहीं होती, मिनिमम लाइट अब्जॉर्ब होती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो इंसेक्ट्स हैं उनके अंदर इवेपोरेटिव वाटर लॉस नहीं होता या मिनिमम होता है। उसके बाद हम बात करते हैं वर्टिब्रेट्स की, जिसमें हम भी आते हैं। तो वर्टिब्रेट्स के अंदर क्या स्ट्रेटजीज हैं टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम को कोप अप करने के लिए और इस प्रॉब्लम को जो है वो मीट करने के लिए उन्होंने क्या अपने अंदर अडॉप्टेशन की हैं। तो सबसे पहले हमने देखा है वर्टिब्रेट्स में डेड केराटिनाइज्ड स्किन सेल्स। डेड केराटिनाइज्ड, ये केराटिन एक मटेरियल है जो बड़ा टफ और सॉलिड मटेरियल होता है। केराटिन जो है जैसे हमारे नाखूनों के अंदर और बाल के अंदर केराटिन पाया जाता है, ये हमारे अंदर तो ये बहुत थोड़ी मिकदार में इस तरह से मौजूद है, लेकिन कुछ एनिमल्स के अंदर उनकी पूरी बॉडी की सरफेस जो है वो डेड केराटिनाइज्ड स्किन सेल से बनी होती है और ये डेड होते हैं। इन पर जो है वो ज़्यादा लाइट का इफेक्ट नहीं पड़ता और इवेपोरेटिव कूलिंग को बचाते हैं। दूसरा काम ये क्या करते हैं वर्टिब्रेट्स, वो करते हैं ड्रिंकिंग करते हैं और मॉइस्ट फूड इस्तेमाल करते हैं। यानी जैसे हम क्या करते हैं, हम गर्मियों के अंदर बहुत ज़्यादा पानी यूज़ करते हैं, हम जो है वो ऐसे फ्रूट्स खाते हैं हम जिनके अंदर जो है वो पानी की मिकदार बहुत ज़्यादा होती है। मॉइस्ट फूड उनको कहा जाता है जिनके अंदर पानी की मिकदार बहुत ज़्यादा होती है। तो ये स्ट्रेटजीज हैं वर्टिब्रेट्स की कि उन्होंने अपनी स्किन को मॉडिफाई किया इवेपोरेशन बचाने के लिए और फिर ज़्यादा पानी पीना शुरू कर दिया, ऐसी खुराक खानी शुरू कर दी जिसके अंदर जो है वो वाटर कंटेंट ज़्यादा है निस्बतन बाकी तमाम खुराकों से, ताकि वो क्या कर सके, जो पानी की कमी टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में, ड्राई एनवायरनमेंट में उनको है, डिहाइड्रेशन की जो प्रॉब्लम है उसको वो मीट कर सकें, उससे बच सकें, अपने आप को सर्वाइव करवा सकें। उसके बाद और स्ट्रेटजीज क्या हैं वो भी हम साथ साथ देखते चलते हैं। दो स्ट्रेटजीज हमने आर्थ्रोपोड और वर्टिब्रेट्स के हवाले से पढ़ी। अब आप जर्नल एनिमल्स की बात कर रहे हैं। वो कहते हैं मेटाबॉलिक एंड बिहेवियरल अडॉप्टेशंस भी हैं मैमल्स के अंदर। मैमल्स में हम आते हैं स्पेसिफिकली, आपने क्लास मैमेलिया पढ़ी हुई है, चैप्टर नंबर 14 में आप ये क्लास पढ़ रहे हैं जो आपने लास्ट चैप्टर पढ़ा है, चैप्टर नंबर 10 में हमने ये जो है वो क्लास मैमेलिया के बारे में पढ़ा है और उनके अंदर जो है वो मेटाबॉलिक और बिहेवियरल अडॉप्टेशन क्या है ये मैं आपको बता देता हूँ। आपने पढ़ा है मेटाबॉलिज्म आपने पढ़ा है सारे का सारा चैप्टर नंबर
11 में, जिसके अंदर आपने जो है वो जो मेन बेसिक जो मेटाबॉलिज्म का जो प्रोसेस है वो था ग्लाइकोलाइसिस, जिसको हम ग्लाइकोलाइसिस भी कहते हैं। ये आप पढ़ाए हैं डिटेल से। तो उसके अंदर आपने देखा होगा वाटर के मॉलिक्यूल्स शामिल होते हैं और वाटर के बगैर मेटाबॉलिज्म या ग्लाइकोलाइसिस चल नहीं सकता, तो हमें एक्स्ट्रा पानी इसीलिए पीना पड़ता है। दूसरा बिहेवियरल अडाप्टेशन। अब मैं बिहेवियरल अडाप्टेशन में अगर मैमल्स की बात करूं तो आपको थोड़ा सा समझाने के लिए बता दूं। आपको पता है जब आपको गर्मी लगती है तो आप क्या करते हैं, आप ठंडी जगह ढूंढते हैं, आप सायदार जगह ढूंढते हैं। आप क्या करते हैं जी, आपको जब गर्मी लग रही है, आप देख रहे हैं कि आपको पसीना बहुत ज़्यादा आ रहा है, तो आप सायदार जगह ढूंढते हैं, आप ठंडी जगह ढूंढते हैं। ये बिहेवियरल अडाप्टेशन है। हम फिर क्या करते हैं, हम पतले कपड़े पहनते हैं, ज़्यादा पानी पीते हैं। ये बिहेवियरल अडाप्टेशन थी मैमल्स के अंदर। अब एक एग्जांपल है कैंगरू रैट की। ये कैंगरू रैट जो है वो डेजर्ट्स में पाया जाता है, सहराओं में पाया जाता है। ये एक मैमल है और ये क्या कर रहा है, देखें इसकी स्ट्रेटजी चेक करें कि अपने अंदर ये डिहाइड्रेशन से लड़ने के लिए टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में सख्त माहौल में रह रहा है। सहरा में आपको पता पानी की वैसे कमी होती है, गर्मी बहुत ज्यादा होती है। तो कैंगरू रैट इसमें क्या करता है, ये ऐसे सीड खाता है जिनके अंदर कार्बोहाइड्रेट का कंटेंट ज्यादा होता है। अब कार्बोहाइड्रेट का कंटेंट जो है, इसका क्या मतलब है, जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स ज्यादा होते हैं, ऐसे बीज खाते हैं जो ज्यादा कार्बोहाइड्रेट रखते हैं। जब ज्यादा कार्बोहाइड्रेट वाले बीज खाते हैं तो उनके अंदर मेटाबॉलिज्म जब होती है कार्बोहाइड्रेट की, तो उससे पानी पैदा होता है, यानी इनकी बॉडी के अंदर खुद से मेटाबॉलिज्म में पानी पैदा होता है। हमारी बॉडी के अंदर भी पानी के मॉलिक्यूल आपने पढ़े हैं ग्लाइकोलाइसिस के अंदर पैदा होते हैं, लेकिन इतने ज़्यादा नहीं कि वो हमारी बॉडी की ज़रूरत के लिए काफ़ी हो, तो इसलिए हमें बाहर से पानी पीना पड़ता है। इसके अंदर पानी बाहर से कम पीना पड़ता है। क्यों? क्योंकि ये क्या करता है, ये अपनी बॉडी के अंदर मौजूद जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, जो ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट रखने वाले सीड हैं, उनको खाता है। उसके मेटाबॉलिज्म से इनकी बॉडी के अंदर वो पानी जो है वो पैदा होता है। वो इसके बाद हम आगे चलते हैं, हम देखते हैं टेरेस्ट्रियल एनिमल्स जो हैं वो और क्या स्ट्रेटजीज जो है अडॉप्ट करते हैं। टेरेस्ट्रियल एनिमल जो है वो कंसंट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस करते हैं। वहाँ हमने देखा था फ्रेश वाटर इन्वायरमेंट में कि वो बहुत ज़्यादा डाइल्यूट यूरिन बना रहे थे, ज़्यादा यूरिन बना रहे थे, ज़्यादा पानी निकालने के लिए, क्योंकि पानी ज़्यादा था। टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट में तो डिहाइड्रेशन है, पानी की कमी है, तो उससे क्या करना है, तो ये करना है कि यूरिन जो है वो कंसंट्रेटेड बनाए, यूरिन कंसंट्रेटेड बनाए, ताकि क्या हो कि पानी बॉडी के अंदर ज़्यादा रह जाए। रीअब्जॉर्ब करते हैं, ज़्यादातर फिल्ट्रेट को अपनी बॉडी में वापस ले जाते हैं। इनके अंदर किडनी इनके जो है वो अडॉप्टेड है रीअब्जॉर्प्शन के लिए। सबसे बेस्ट रीअब्जॉर्प्शन जो है वो कैमल में पाई जाती है, और हम इंसानों के अंदर भी ये फिनोमेना काम करता है रीअब्जॉर्प्शन का, और हम अच्छी खासी मिकदार जो यूरिन में जा रही होती है पानी की, अगर गर्मी हो तो उसको वापस रीअब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो ये स्ट्रेटजी भी हमारे अंदर जो है वो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स में मौजूद है। उसके बाद हम कहते हैं टेरेस्ट्रियल एनिमल्स कैन टॉलरेट डिहाइड्रेशन एट डिफरेंट, इट डिफर्स इन वेरियस एनिमल्स। इसको कहते हैं एनहाइड्रोबियोसिस। ये प्रोसेस है, ये एक प्रोसेस है, ठीक है। क्या है ये, एक फिनोमेना है जिसको हम कह रहे हैं कि टेरेस्ट्रियल एनिमल्स की कैपेसिटी कि वो डिहाइड्रेशन को कितना बर्दाश्त कर सकते हैं। ये टेरेस्ट्रियल एनिमल की कैपेसिटी है कि वो डिहाइड्रेशन को कितना बर्दाश्त कर सकते हैं। मैंने एनाहेड्रोबियोसिस की ये बुक वाली डेफिनेशन यहाँ लिख दी है, समझने की कोशिश कीजिएगा। मैंने 90% स्टूडेंट्स एनाहेड्रोबियोसिस की डेफिनेशन मैंने चेक की है, पेपर्स में गलत होती है क्योंकि उनको कंसेप्ट नहीं है। दोबारा सुनेंगे, एनाहेड्रोबियोसिस एक ऐसा प्रोसेस है, एक ऐसा फिनोमेना है जिसमें हम ये बताते हैं कि कौन सा जानदार कितना देर डिहाइड्रेशन को बर्दाश्त कर सकता है या कितनी डिहाइड्रेशन बर्दाश्त कर सकता है, उसको हम एनहाइड्रोबियोसिस कहते हैं। अब एनहाइड्रोबियोसिस की ये डेफिनेशन तो बुक में है, मैंने उसके अलावा दो डेफिनेशन यहाँ पे लिख दी है, बड़ी आसान सी डेफिनेशन है। उसमें एक आप ये कर सकते हैं, द कैपेसिटी ऑफ डिफरेंट एनिमल्स टू टॉलरेट डिहाइड्रेशन, ये भी एनहाइड्रोबियोसिस है। द डिग्री ऑफ टॉलरेशन ऑफ डिहाइड्रेशन इन डिफरेंट एनिमल, ये भी एनहाइड्रोबियोसिस है। ये दोनों डेफिनेशन ये मैंने लिखी हैं, बेस्ट हैं, आप लिख सकते हैं इन दोनों को। ये बोर्ड में पूछा गया क्वेश्चन है एनहाइड्रोबियोसिस, ये कई बार बोर्ड में आपसे पूछा जा चुका है, व्हाट इज एनहाइड्रोबियोसिस, तो आपने इसको फोकस करना है। ये डेफिनेशन लिखें बुक वाली, तो ये सबसे बेस्ट है। मैं रिकमेंड करूंगा कि आपको यही लिखनी चाहिए, लेकिन अगर आपको वो समझ नहीं आ रही तो आप इन दो डेफिनेशंस को भी नोट कर लें, जो आपको आसान लगे आप लिखें, आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे कि एनहाइड्रोबियोसिस क्या है। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में इसको कंटिन्यू करेंगे। अल्लाह हाफिज़।